कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, आज हम जिस लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो लेसन है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का 16वां लेसन, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इस लेसन की आज शुरुआत होगी। शुरुआत करने से पहले अपन ये देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में ये लेसन कितने नंबर का है। तो बोर्ड परीक्षा में ये लेसन है 3 नंबर का, और इस लेसन से 3 ही प्रश्न होंगे। मतलब हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, इसमें से 1 नंबर का। समझ गए बात। टोटल 3 प्रश्न और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का आएगा। तो अपन इस लेसन को इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे कि अपने 1-1 नंबर के क्वेश्चन ठीक हो जाएं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यही देखते हैं क्वेश्चन के रूप में अपन कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कह दो चाहे समस्याएं कह दो, एक ही बात है। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो 2 सबसे बड़ी चुनौती या समस्या हैं वो हैं गरीबी व बेरोजगारी। अपने देश की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं? गरीबी व बेरोजगारी। सिंपल सा प्रश्न और सिंपल सा ही आंसर, एक क्वेश्चन कंप्लीट। क्योंकि इस लेसन को अपन इसी तरीके से करेंगे कि 1-1 नंबर का अपना प्रश्न सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो किताब में दे रखा है। कीमत किसे कहते हैं? अगला प्रश्न क्या है? कीमत किसे कहते हैं? तो पहले मैं इसका आंसर लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले मुद्रा की जितनी इकाई का विनिमय किया जाता है उसे उस वस्तु या सेवा की कीमत कहते हैं। अब समझना इसका मतलब। जैसे अपन एक उदाहरण लें, ये एक वस्तु है, ये मार्कर क्या है? एक वस्तु है। इस वस्तु की एक इकाई है ये। इस एक इकाई के बदले, अब जैसे जेब में मुद्रा देखते हैं, चलो मिल तो गई। ये वस्तु की एक इकाई मैंने किसी से ली, दुकान वाले से ली। मैं उदाहरण दे रहा हूं, दुकान वाले से मैंने वस्तु की एक इकाई ले ली, इसके बदले मुद्रा की ये एक इकाई दे रहा हूं, 20 रुपए दे रहा हूं। समझ गए बात। तो यही इस वस्तु की क्या कहलाएगी? कीमत कहलाएगी। देखो, विनिमय का मतलब होता है लेना और देना। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेना और देना। तो किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई, ये क्या थी? एक इकाई, ये वाली वस्तु या सेवा की एक इकाई के बदले मुद्रा की जितनी इकाई, ये मुद्रा की जितनी इकाई हो गई, मुद्रा की जितनी इकाई का विनिमय किया जाता है, मतलब लेन देन किया जाता है, ये मैंने लिया और ये मैंने दिया, उसे उस वस्तु या सेवा की कीमत कहते हैं। समझ गए बात। तो यही क्या कहलाती है? कीमत कहलाती है। चलो, दोनों 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं अपने। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? अब सुनना,
कीमत स्तर में सतत वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। समझा दूंगा, एक बार आंसर लिख देता हूं। कीमत स्तर में सतत वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। बस यही सिंपल सी मुद्रास्फीति की क्या है? परिभाषा है। हाँ, अब समझना, इस वस्तु की पहले कीमत थी 10 रुपए, आज इस वस्तु की कीमत हो गई 20 रुपए। तो बताओ कीमत में सतत वृद्धि हुई कि नहीं हुई? यही क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो कीमत स्तर में सतत वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। जैसे इसकी पहले 10 रुपए रेट थी, आज रेट हो गई इसकी 20 रुपए, तो कीमत स्तर में क्या हो गई? सतत वृद्धि हो गई। अब बताओ, इसे अपन महंगाई भी तो कह सकते हैं ना। पहले 10 रुपए का पेन आ रहा था, आज यही पेन 20 रुपए का आ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, महंगाई का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। एक ही मतलब है, मतलब महंगाई जो बढ़ती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। सही है, दोनों में से कोई सा एक लिख देना, ज्यादा ठीक ये रहेगा। हालांकि दोनों एकदम सही है, लेकिन अपनी पुस्तक में ये दे रखा है, तो आप कोशिश करना ऊपर वाला याद करने की। चलो, 3 क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा प्रश्न अपनी पुस्तक में दे रखा है क्या? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब देखना इसका क्या मतलब हुआ। जब मांग में वृद्धि के कारण, जब मांग में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद में इन दोनों को साथ समझेंगे अपन। अगला जैसे क्वेश्चन है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। क्वेश्चन क्या है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, या इसके उदाहरण बताइए। जो भी प्रश्न आए होगा तो एक ही नंबर का, बस इसमें चेंज कहां करना है? मांग की जगह आंसर में क्या लिखना है? लागत लिखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब लागत में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है, जब लागत में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है, तो उसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब समझना इसका मतलब। क्वेश्चन अपना क्या था? पहले तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो मुद्रास्फीति का मतलब तो हमें पता है, कीमत बढ़ना क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। अब जैसे मैं मान लेता हूं मार्केट में ऐसे केवल 10 पेन है, उदाहरण दे रहा हूं, मार्केट में केवल कितने पेन है? 10 पेन है। खरीदने वाले लोग बाग लगभग 30 है। 30 जने चाहते हैं ये पेन खरीदना, जबकि मार्केट में उपलब्ध कितने हैं? मात्र 10। रेट थी इस पेन की कितनी? 20 रुपए। अब वो 30 के 30 लोग जाते हैं मार्केट में कि भाई मुझे दे दो पेन, मुझे दे दो पेन, मुझे दे दो। तो दुकान वाला क्या कहेगा कि भाई साहब 20 रुपए में पेन में नहीं दे रहा, मैं पेन दूंगा 40 रुपए में, किसी को खरीदना है तो खरीदो वरना मत खरीदो। अब बताओ, इस पेन की डिमांड, मांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमांड। डिमांड ज्यादा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो मांग ज्यादा बढ़ने से भी वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब इसकी डिमांड ज्यादा थी, 40 जने इसको खरीदने वाले थे और मार्केट में मात्र 20 पेन उपलब्ध थे। तो मांग बढ़ने से भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है।
तो ये क्या हुआ, जब मांग में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। कंप्लीट इसका। अगला है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब इसका मतलब देखना, कोई टाइम पे, जैसे अब वर्तमान में अपन मान लेते हैं इस पेन की लागत अपन जो मान रहे हैं, पेन की रेट जो मान रहे हैं अपन मान रहे हैं कितने मार्केट में, 20 रुपए। फैक्ट्री में जब ये पेन बनता है तो इस पेन का खर्चा लगभग आता होगा 7 या 8 रुपए, लेकिन बाजार में आते आते इसका मूल्य बढ़ते बढ़ते कितना रुपए हो गया, 20 रुपए। जबकि इस पेन की लागत, लागत कहते हैं खर्चे को, लागत कितनी थी, मात्र 7 या 8 रुपए थी। अब बताओ, यदि इस पेन की लागत ही 20 रुपए हो जाए तो मार्केट में तो फिर ये 30 या 35 रुपए का बिकेगा कि नहीं बिकेगा? समझे कि नहीं समझे? इस पेन की फैक्ट्री में लागत मतलब फैक्ट्री में खर्चा था लगभग 7 या 8 रुपए, तब बाजार में ये बिका कितने का, 20 रुपए का। अगर फैक्ट्री की लागत बढ़ जाएगी तो बताओ मार्केट में इसकी रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यही क्वेश्चन है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। जब लागत में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। समझ के बात? तो अपने इस लेसन के क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 5। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो है मुद्रास्फीति की गणना हेतु कौन से सूचकांक, आगे क्या है क्वेश्चन, मुद्रास्फीति गणना हेतु कौन से सूचकांक काम में लिए जाते हैं? मुद्रास्फीति के गणना का मतलब तो समझते ही हो कि कितनी क्या महंगाई बढ़ी। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा, महंगाई बढ़ना। कितनी महंगाई बढ़ी इसकी गणना करने के लिए कौन से सूचकांक उपयोग में लिए जाते हैं? तो 2 सूचकांक उपयोग में लिए जाते हैं। एक तो है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बस ये इसका आंसर है कंप्लीट। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की गणना करने तो ये 2 सूचकांक प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति के कोई 2 कारण। केवल 2 कारण अपन इसलिए ले रहे हैं कि क्वेश्चन ही कितने नंबर का बनेगा, 1 नंबर का। मुद्रास्फीति के कोई 2 कारण। अब देखना, अगर औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, याद करो अपन ने पिछले लेसन में चर्चा की थी कि भाई अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। समझ गए बात? अपन ने प्राथमिक क्षेत्र को अपन ने नाम दिया था क्या, कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को अपन ने नाम दिया था औद्योगिक क्षेत्र। अगर इन क्षेत्रों में उत्पादन में धीमी वृद्धि होगी, मतलब उत्पादन में कमी होगी, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, सिंपल सा अपन ये लिख देते हैं, क्षेत्र के उत्पादन में कमी। ये लो, अब समझ में आ जाएगा आपके। अगर उत्पादन कम होगा तो बताओ महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वही जो थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया था कि भी इस पेन का उत्पादन कम हुआ है, मार्केट में 20 ही पेन है, खरीदने वाले 40 हैं, तो उत्पादन कम होने की वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई का बढ़ना, इसके 2 कारण कौन से हो गए? एक कारण तो हो गया कृषि क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में जब कमी होती है, कम उत्पादन होगा तो मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ेगी।
दूसरा सार्वजनिक व्यय अधिक। सार्वजनिक व्यय होता है सरकार सबके हित में जो खर्चा करती है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अगर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा खर्चा कर देगी तो इससे भी क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। तो मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ने के दो कारण अपने को बताने हैं, दोनों कारण अपने कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 7। अगला प्रश्न इसमें दे रखा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। प्रश्न नंबर 8। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। अब समझना पहले तो इसको देखो, मुद्रा से संबंधित जो भी कार्य है, महंगाई बढ़ती है, कम होती है, जो भी है, अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य या तो देखो सरकार करती है या फिर कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे अपन कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो बताओ उसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, या तो सरकार द्वारा या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो उपाय करता है उसे तो कहते हैं मौद्रिक उपाय, और सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जो उपाय करती है उसे कहते हैं राजकोषीय उपाय। समझ गए। एक बार मैं बोर्ड पे और लिखता हूं, इसको आंसर के रूप में फिर समझ जाओगे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय बताइए, तो दो उपाय लिखेंगे, पर पहला मौद्रिक उपाय, दूसरा राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय के सामने लिख देंगे यह उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और यह उपाय सरकार द्वारा किया जाता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का पहला उपाय तो कौन सा हो गया, मौद्रिक उपाय। यह भारतीय रिजर्व बैंक किसके द्वारा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। आप इसको ये नहीं लिखो तो ये भी लिख देना, लिख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह दो चाहे भारतीय रिजर्व बैंक कह दो, द्वारा किया जाता है। एक तो ये हो गया मौद्रिक उपाय। दूसरा कौन सा उपाय था, राजकोषीय उपाय। इसमें लिख देना यह सरकार द्वारा किया जाता है। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब जब भारतीय रिजर्व बैंक की अपन ने चर्चा कर ली तो नोट डाल के नीचे एक लाइन लिखता हूं, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो यहां कंप्लीट हो चुका है। एक बात आप ये याद रख लेना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। हो सकता है आपसे पूछ ले भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक। ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना यहां तक कंप्लीट। उसके बाद में देखो अगला है गरीबी। कौन से नंबर का होगा क्वेश्चन, 9वें नंबर का। क्वेश्चन क्या है, गरीबी किसे कहते हैं। ये लो ये प्रश्न है।
अब समझना देखो, प्रत्येक व्यक्ति की अगर अपन न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करें, न्यूनतम आवश्यकताओं का मतलब कम से कम ये आवश्यकता तो प्रत्येक व्यक्ति की होंगी। भोजन की आवश्यकता मतलब रोटी की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, कपड़े की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, रहने के लिए मकान की आवश्यकता, चाहे वो कच्चा ही मकान हो चाहे झोपड़ी हो, प्रत्येक व्यक्ति को होती है। तो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं मानी जाती है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? उस स्थिति को अपन गरीबी कहते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 न्यूनतम आवश्यकताएं मानी गई हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को होती हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़े, मकान की पूर्ति नहीं हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। आसान सा है, समझ गए होंगे शायद गरीबी किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट अपना। अब अगला प्रश्न करते हैं अपन 10वां प्रश्न। इसको उतार लेना। अब 10वां प्रश्न इसी में कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ ले निरपेक्ष गरीबी व सापेक्ष गरीबी दोनों में अंतर पूछ ले, चाहे दोनों की परिभाषा पूछ ले, चाहे दोनों का अर्थ पूछ ले। तो जो अपन ने गरीबी की परिभाषा लिखी थी ना 9वें प्रश्न में, वो गरीबी की परिभाषा ही किसकी परिभाषा है? निरपेक्ष गरीबी की। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं हो तो ऐसी स्थिति को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। समझ गए बात? मतलब गरीबी की परिभाषा और निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा एकदम समान है। अब दूसरा कौन सा हो गया? इसमें दूसरा बचा अपना क्या? सापेक्ष गरीबी। इसका मतलब है आय व्यय की असमानता, आय व्यय की असमानता सापेक्ष गरीबी कहलाती है। आय व्यय की असमानता ही क्या कहलाती है? सापेक्ष गरीबी कहलाती है। इसका मतलब समझना, वास्तव में देखा जाए तो ये गरीबी है ही नहीं। गरीबी तो कौन सी होती है? निरपेक्ष गरीबी ही गरीबी मानी जाती है। तभी तो अपन ने गरीबी की परिभाषा किसमें लिखी है? निरपेक्ष गरीबी में। इसका मतलब तो क्या हो गया? जैसे ये मान लेता हूं कि भाई 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये। क्यों? ये व्यक्ति बिल्कुल भी गरीब नहीं है, ये क्या है? करोड़पति है। समझ गए बात? तो करोड़पति को अपन गरीब थोड़ी कह सकते हैं। और ये दूसरा व्यक्ति है, वो है क्या? अरबपति। समझ गए बात? ये भी गरीब नहीं है क्योंकि ये करोड़पति है, ये भी गरीब नहीं है क्योंकि ये अरबपति है। लेकिन इसकी तुलना में अगर इससे तुलना करें ना तो ये वाला तो गरीब है ना, इसकी बजाय तो गरीब है ना, क्योंकि दोनों की आय तथा व्यय में क्या है? असमानता है। तो इन दोनों की तुलना जिसमें होगी वही गरीबी कौन सी कहलाएगी? सापेक्ष गरीबी। तो ये गरीब न होते हुए भी ये वाला कौन सा गरीब है? सापेक्ष गरीब। तो आय और व्यय की असमानता को ही क्या कहते हैं? अपन सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में गरीबी मापने का
भारत में गरीबी मापने का प्रथम प्रयास कब व किसने किया? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्यों? एक क्वेश्चन याद करो जो अपन ने लास्ट लेसन में, वो जो 14वां लेसन अपन ने किया था ना, 14वें लेसन में भी एक एक नंबर के प्रश्न ही किए थे अपन ने। वहां 14वें लेसन में मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था। प्रश्न सुनना, इस लेसन का नहीं है, 14वें लेसन का प्रश्न बोल रहा हूं एक में। वहां प्रश्न अपन ने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने व कब की थी? क्वेश्चन क्या था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम बार किसने व कब की थी? उसका आंसर लिखा था अपन ने 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। आया कुछ याद? राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1868 में की थी। इसका आंसर भी वही होगा। भारत में गरीबी मापने का प्रथम प्रयास भी कब हुआ, किसने किया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। मतलब उस क्वेश्चन का आंसर इसका एकदम क्या है? समान है। अगला प्रश्न जो एक नंबर का बनता है वो देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है 11 तक हो गए ना। स्वतंत्रता से पूर्व किसके द्वारा गरीबी अनुमान प्रस्तुत किए गए थे? स्वतंत्रता से पूर्व किसके द्वारा गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए थे? 1947 से पहले की बात है। तो एक तो देखो, राष्ट्रीय नियोजन समिति, एक तो अपन ये कह सकते हैं एक समिति थी जिसका क्या नाम था? राष्ट्रीय नियोजन समिति। इसने आज़ादी से पहले, मतलब स्वतंत्रता से पहले गरीबी के कुछ अनुमान प्रस्तुत किए थे। बताओ, दादा भाई नौरोजी ने भी क्या गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए थे क्या? क्योंकि इसने भी तो गरीबी का मापने का पहला प्रयास किया था और ये भी आज़ादी से पहले ही किया था। तो दूसरा नाम अपन क्या लिखेंगे इसमें? दादा भाई नौरोजी। ये दो हो गए जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। उसके बाद में है गरीबी निर्धारण हेतु, चलो ऊपर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी निर्धारण हेतु प्रभावी उपभोग, आगे क्या दे रखा है प्रश्न में? गरीबी निर्धारण हेतु प्रभावी उपयोग, मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता। उपयोग है प्रभावी उपयोग, मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता आगे क्या है प्रश्न? न्यूनतम आवश्यकता पर कार्य दल समिति का गठन। पर कार्य दल समिति का गठन कब व किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये हुआ था, देखो कब? 1779 में वाई के अलग। इसका आंसर होगा 1979 में किसके नेतृत्व में? वाई के अलग के नेतृत्व में।
क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो, गरीबी के निर्धारण हेतु एक कार्य समिति या कार्य दल, एक टीम का गठन हुआ था। उस टीम का नाम रखा गया प्रभावी उपयोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता। इस पर एक समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1979 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? वाई के अलग के नेतृत्व में हुआ था। 13वां प्रश्न कंप्लीट। अगला 14वां प्रश्न देखते हैं अपन, वो है यदि कोई व्यक्ति, देखो अपन प्रश्न के रूप में अपन वैसे ही लिख लेते हैं, एक प्रश्न के रूप में ना लिख के। कैलोरी नाम सुना होगा शायद, ऊर्जा को मापने की एक इकाई है कि भाई आपके शरीर को कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उसको अपन किस में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। अपने शरीर को लगभग 2000, 2100, 2200, 2300 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। तो गांव में जो रहता है ना, उसको तो प्रतिदिन कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए। शहरों में जो रहता है उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए? 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर इससे कम किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उसे ही क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। समझ गए बात? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैलोरी के अनुसार गरीब किसे माना जाए, तो शहरों में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम ले रहा है और गांव में 2400 कैलोरी से कम ले रहा है और शहरों में 2100 कैलोरी से कम ले रहा है, तो उसे क्या मानेंगे? पर गरीब मानेंगे। अंतर क्यों है दोनों में? क्योंकि भाई गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए गांव के लोग मेहनत करने के कारण उनको तो प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? 2400 की। और शहरों में लोग बाग कम मेहनत करते हैं, इसलिए उनको कितने की आवश्यकता पड़ती है? 2100 की। तो नोट डाल के अपन ये लिख लेते हैं एक लाइन। ये इसके साथ इसलिए लिख रहा हूं कि ये बात है ना, वो किसने बताई थी? इसी समिति ने बताई थी ये बात जो मैं लिख रहा हूं वो। इसमें लिखना शहरों में 2400 कैलोरी साल की है या दिन की है? दिन की। 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा गांवों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन। शहरों में तो कितना था? 2100 था और गांव में 2400, क्योंकि गांव में ज़्यादा आवश्यकता बताई थी ना मैंने। गांव का व्यक्ति को कितनी चाहिए? 2400। गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए बात? तो ये अपना एक पर्सन हो गया, ये आपको याद रखना है। ये पर्सन कितने हो गए? टोटल 13। अब देखना, अब अपन बात करेंगे अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है क्या? स्वतंत्रता के पश्चात गरीबी का आकलन करने वाले विद्वानों के नाम लिखो। स्वतंत्रता के बाद गरीबी का आकलन करने वाले विद्वानों के नाम लिखो। देखो, एक पहले भी एक प्रश्न आया था, स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी का आकलन किसने किया था? उसमें तो अपन ने 2 नाम लिखे थे, राष्ट्रीय नियोजन समिति और दूसरा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने तो इन दो ने तो स्वतंत्रता से पहले गरीबी का आकलन किया था, और स्वतंत्रता के बाद गरीबी का आकलन करने वाले कौन थे?
एक तो था कौन है, सुरेश तेंदुलकर, एक विद्वान था कौन है, सी रंगराजन, केवल रंगराजन लिख दोगे वो भी चल जाएगा। एक विद्वान जिसका नाम क्या है, नीलकंठ, एक विद्वान जिसका नाम है लकड़वाला, क्या नाम है, लकड़वाला। ये 4 विद्वान ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद गरीबी का क्या किया है, आकलन किया है। तो स्वतंत्रता से पहले तो राष्ट्रीय नियोजन समिति दादा भाई नौरोजी ने किया था गरीबी का आकलन, और स्वतंत्रता के बाद इन 4 विद्वानों ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अगला है सुरेश तेंदुलकर व सी रंगराजन समिति ने सुरेश तेंदुलकर व सी रंगराजन समिति ने गरीबी निर्धारण का आधार किसे माना, गरीबी निर्धारण का आधार किसे माना। तो इसका आंसर होगा उपभोग व्यय। देखो इस लेसन में समझाने वाला बहुत कुछ नहीं है, वही चीज होती है कि जहाँ एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं वहाँ फैक्ट आते हैं आपके क्वेश्चन। तो उपभोग व्यय का मतलब क्या होता है, उपभोग का मतलब होता है कि हम किसी चीज का उपयोग करें, खाने में अपन किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं। अब उपभोग करने में अपन कितना खर्चा कर रहे हैं, क्यों, अगर कम खर्चा कर रहे हैं अपन उपभोग करने में, इसका मतलब अपन गरीब हैं। ज्यादा खर्चा अपन उपभोग करने में कर रहे हैं, इसका मतलब अपन अमीर हैं। तो इन्होंने गरीबी निर्धारण का आधार किसे माना, उपभोग व्यय को इन्होंने क्या माना, गरीबी निर्धारण का आधार माना। अब एक चीज और आप याद रखोगे इसमें, जैसे सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट बता रखी है, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में गरीबी, देखो सन जैसे इन्होंने 2011-12 में गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, तो आपसे क्वेश्चन या तो इस आधार पे आ जाएगा, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में 2011-12 में कितने प्रतिशत गरीबी थी, या फिर सिंपल आ जाए सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में गरीबी कितनी थी। तो वो अपने को प्रतिशत में बताना है। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में गरीबी, तो सुरेश तेंदुलकर के अनुसार भारत में गरीबी कितनी है, 21.92%। ये भारत में क्या हो गई, गरीबी हो गई। किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। अगला है रिकॉल अवधि। पंद्रह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने इसमें। अब अगला अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 16। आपसे पूछ लिया जाए रिकॉल अवधि क्या है, मतलब इसके बारे में अपने को क्या करना है, समझाना है। क्यों, तो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए 2 प्रकार की रिकॉल अवधि होती है, समझना। पहले तो अपन एक लाइन तो ये लिख देंगे, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए 2 प्रकार की रिकॉल अवधि होती है, 2 प्रकार की रिकॉल अवधि होती है। कौन कौन सी, एक तो है क्या, समान रिकॉल अवधि, ये तो क्या होती है, पहले एक बार लिख देता हूं दोनों। दूसरी है मिश्रित रिकॉल अवधि। कितने प्रकार की रिकॉल अवधि हो गई, 2 प्रकार की रिकॉल अवधि हो गई, समान रिकॉल अवधि, दूसरी मिश्रित रिकॉल अवधि। अब देखना, अगर महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अगर 30 दिन के आधार पर गरीबी का आकलन करना होता है ना, तब तो कहते हैं समान रिकॉल अवधि। और
साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब 30 दिन और 365 दिन दोनों के आधार पर जब गरीबी का आकलन किया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित त्रिकोण अवधि। तो इसमें लिख देना, इसमें 30 दिन के अनुमान लगाए जाते हैं, मतलब 30 दिन में कितना उपभोग व्यय हुआ ये अनुमान लगाते हैं किसमें? समान त्रिकोण अवधि में। इसमें 30 दिन व 365 दिन के अनुमान लगाए जाते हैं। मिश्रित त्रिकोण अवधि हो गया, मतलब मिश्रित होगा, इसमें 30 दिन वाला अनुमान भी लगाया जाएगा और 365 दिन वाला अनुमान भी लगाया जाएगा। ये हो गई त्रिकोण अवधि। त्रिकोण अवधि कितने प्रकार की होती है समझाइए? दोनों आधा आधा नंबर के हो सकते हैं। तो समान त्रिकोण अवधि तो 30 दिन के। अगर आपको ये भी पूरा याद नहीं रहना तो डैश करके लिख देना 30 दिन। मिश्रित त्रिकोण अवधि 30 दिन व 365 दिन। बस चलो क्वेश्चन 16वां भी अपना कंप्लीट। उसके बाद में आता है गरीबी का कारण। किस कारण से मतलब गरीबी होती है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? गरीबी के कारण। तो गरीबी के कारण अपन एक तो देखो, अगर शिक्षा का लेवल कमजोर होगा, शिक्षा का स्तर कमजोर होगा तो भी उस देश में क्या होगी? गरीबी होगी। एक तो अपन बता सकते हैं क्या? शिक्षा का कमजोर स्तर। क्योंकि अगर किसी को बढ़िया अगर व्यवसायिक शिक्षा नहीं देंगे तो बेचारा आगे जाके कोई काम धंधा नहीं कर पाएगा, और काम धंधा नहीं कर पाएगा तो वो क्या रहेगा? गरीब रहेगा। तो शिक्षा भी गरीबी दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो शिक्षा का कमजोर स्तर गरीबी का कारण माना जाता है। दूसरा अपन कह सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। क्योंकि भाई जो भी देखो योजनाएं चलाता है वो तो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यही चलाते हैं, जो राजनीति में शामिल होते हैं उनके द्वारा ही देश के विकास का कार्य किया जाता है। लेकिन यदि उनमें इच्छा शक्ति की कमी होगी, मतलब जिनको अपन ने कुर्सी पे बिठाया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमएलए एमपी, उन कुर्सियों पे बिठाया, अगर उनमें इच्छा शक्ति की कमी रही तो भी देश का विकास नहीं होगा और क्या होगा? गरीबी होगी। एक अपन कह सकते हैं मूलभूत ढांचे का अभाव। सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत ढांचा कहलाता है कुछ। अगर इनका अभाव होगा देश में तो क्या होगी? गरीबी होगी। कोई से भी 2 कारण आपको याद रखने हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। 18वां प्रश्न है गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय। क्वेश्चन है गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय। सरकार द्वारा किए गए उपाय मतलब गरीबी को दूर करने के लिए देखो सरकार ने क्या क्या किया है। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के लिए अनेक प्रशिक्षण चलाए। रोजगार व स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, मतलब सरकार ने प्रशिक्षण का मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी है, कई बार दी है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके या लोग बाग खुद का रोजगार कर सके। इसके अलावा बीपीएल जो होते हैं, बीपीएल को अनेक सुविधाएं देती है सरकार। बस 2 कारण ही 2 उपाय लिखेंगे अपन। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो का मतलब नीचे, पॉवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा। गरीबी रेखा से नीचे के जो गरीब है ना, उनके लिए सरकार अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है ताकि गरीबी थोड़ी बहुत दूर हो सके। ये गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा किए गए क्या हो गए? कुछ उपाय हो गए। और इस लेसन की चर्चा आगे भी अपन इसी आधार पे करेंगे। एक वीडियो और बनेगा इस लेसन का,
मतलब फर्स्ट वीडियो आज का हो गया, सेकंड वीडियो में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मैंने 14वें लेसन में भी आपको कहा था, ये 16वां लेसन, दोनों सेम ही है, दोनों से 3 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के होंगे। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन जिस लेसन से बनते हैं ना वो तो रट डालो, ज़्यादा जोर भी नहीं आता इनको याद करने में। चलो नेक्स्ट लेसन में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।